हे एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। गाइस, ये सेकंड पार्ट है उस वीडियो का जिसमें हम मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं सोशल साइंस का। अभी तक जितने भी 1 मार्कर क्वेश्चन थे हमने वो सॉल्व कर लिए हैं। अब 10th क्वेश्चन से लेके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 10th क्वेश्चन के अंदर 2 ऑप्शन दे रखे हैं और एक 11th क्वेश्चन करेंगे, एक 12th। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। ये 10th क्वेश्चन है यहाँ पे, रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग क्या था? अफ्रीका में रिंडरपेस्ट आने के प्रभावों का उल्लेख कीजिए। What was रिंडरपेस्ट और कैटल प्लेग? Mention the effects of रिंडरपेस्ट कमिंग टू अफ्रीका। ये क्वेश्चन 22 के पेपर में भी आ रखा है और उससे पहले भी किसी और ईयर में आ रखा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे रिंडरपेस्ट क्या था। रिंडरपेस्ट, जिसे मवेशी प्लेग के नाम से भी जाना जाता है, अफ्रीका में 1890 के दशक में तेज़ी से फैलने वाली बीमारी थी। ये जानवरों में, पशुओं के अंदर ये बीमारी हो रही थी, उसका नाम रिंडरपेस्ट था। इरिट्रिया पूर्वी अफ्रीका का एक देश है। ये इरिट्रिया नाम की एक कंट्री है जिस पर इतालवी सैनिकों द्वारा आक्रमण किया जा रहा था। यानी जो इटली के सोल्जर इटालियन है, उन्होंने इस पर आक्रमण कर रखा था। इटली के इन सैनिकों को संक्रमित मवेशी खिलाए गए थे। 1892 में रिंडरपेस्ट अफ्रीका के अटलांटिक तट पर पहुंच गया। हालांकि ये बीमारी पूर्वी अफ्रीका में शुरू हुई थी, पूर्वी अफ्रीका में शुरू हो गई और ये पूरे ही अफ्रीका में फैल गई। रिंडरपेस्ट अफ्रीका के जंगल में आग की तरह फैल रहा था। रिंडरपेस्ट 5 साल बाद अफ्रीका के सबसे दक्षिणी छोर केप पर पहुंचा। रास्ते में इसने जो कहर बरपाया उसमें 90% मवेशियों को मार डाला। मतलब बहुत खतरनाक किस्म की जो बीमारी थी ये अफ्रीका के अंदर फैल रही थी। लगभग 90% जो मवेशी थे अफ्रीका के अंदर वो मर गए इससे। तो अब हुआ क्या, अफ्रीकियों पर रिंडरपेस्ट का प्रभाव। रिंडरपेस्ट ने 90% मवेशियों को मार डाला और अफ्रीकी आजीविका को नष्ट कर दिया। जो अफ्रीका के लोग थे उनका रोजी रोटी पशुओं पे ही डिपेंड करती थी, मवेशियों से ही उनकी रोजी रोटी होती थी। तो जब 90% मवेशी मर गए तो उनकी जो आजीविका थी, लाइवलीहुड थी, वो नष्ट हो गई। इसने औपनिवेशिक सरकार की शक्ति को मजबूत किया और अफ्रीकियों को श्रम बाजार में धकेल दिया गया। जो इटली ने वहाँ पे कब्जा कर रखा था, तो वो जो सरकार, इटली की सरकार थी, वो और मजबूत हो गई क्योंकि अफ्रीकी लोगों के पास सब खाने को कुछ नहीं बचा था और अफ्रीकियों को श्रम बाजार में धकेल दिया। यानी उनसे मजदूरी कराने लगे। वो जो पहले वे भूमि और पशुधन की प्रचुरता के कारण अनिच्छुक थे, वो पहले नहीं करते थे, उनके पास उस टाइम पे काफ़ी सारे मवेशी थे, तो वो मजदूरी नहीं करना चाहते थे। इस प्रकार यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने अफ्रीका पर विजय प्राप्त की और उसे अपने अधीन कर लिया। उन्होंने जीत लिया इस बीमारी के कारण अफ्रीका को। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में देखते हैं। रिंडरपेस्ट, ऑल्सो नोन एज कैटल प्लेग, वॉज अ फास्ट स्प्रेडिंग डिजीज इन 1890s इन अफ्रीका। 1890 में अफ्रीका में कैटल में एक बीमारी फैल रही थी जिसको रिंडरपेस्ट बोला गया। Eritrea was a country in East Africa that was being invaded by Italian soldiers. Italian soldiers ने एक अफ्रीकन कंट्री थी इरिट्रिया, उसको इन्होंने उसके ऊपर अटैक किए हुए थे ये। These Italian soldiers were fed with infected cattle. उन इटालियन सोल्जर्स को खिलाई गई थी वो इन्फेक्टेड कैटल। In 1892, रिंडरपेस्ट reached Africa's Atlantic coast, although this disease started in Eastern Africa. तो ये अफ्रीका के अटलांटिक कोस्ट तक पहुंच गया 1892 में। रिंडरपेस्ट वॉज स्प्रेडिंग लाइक फॉरेस्ट फायर इन अफ्रीका। जंगल में यानी बहुत तेज़ी से फैल रहा था ये अफ्रीका के अंदर। तो मतलब गलती से कोई ऐसा एनिमल आ गया होगा जो उनको खिलाया गया और वो फिर सब में फैल गया। रिंडरपेस्ट रीच्ड अफ्रीका सदर्न मोस्ट टिप केप 5 years लेटर। जो अफ्रीका की सदर्न मोस्ट टिप थी जिसको केप बोलते हैं, 5 साल बाद ये वहाँ तक पहुँच गया। द हैवॉक इट कॉज्ड ऑन द वे वॉज इट किल्ड 90% ऑफ द कैटल। 90% कैटल लगभग इससे मर गए। तो फिर उसके इफेक्ट क्या हुए अफ्रीकन्स पे। रिंडरपेस्ट किल्ड 90% ऑफ द कैटल एंड डिस्ट्रॉयड अफ्रीकन लाइवलीहुड्स। उनकी लाइवलीहुड खत्म हो गई जब उनके सारे कैटल्स की डेथ हो गई। इट इज सेन एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट्स पावर एंड अफ्रीकन्स वर फोर्स्ड इन द लेबर मार्केट विच अर्लियर दे वर रिलक्टेंट टू डू ड्यू टू अबंडेंस ऑफ लैंड एंड लाइव स्टॉक। उनके पास काफ़ी लाइव स्टॉक था, काफ़ी कैटल्स थे, तो वो लेबर मार्केट में नहीं जाना चाहते थे। लेकिन जब उनके सारे जो कैटल से उनकी डेथ हो गई तो फिर जो ये थे इटालियन गवर्नमेंट थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, वो उनको लेबर मार्केट में फोर्स करने लगे। यूरोपियन कॉलोनाइजर्स दस कंक्यूरेड एंड सबड्यूड अफ्रीका। तो इस तरीके से जो यूरोपियन कॉलोनाइजर थे, जो वहाँ पे उनको गुलाम बनाए हुए थी सरकार, उन्होंने अफ्रीका को इस तरीके से जीत लिया। तो ये रिंडरपेस्ट की वजह से हुआ सब कुछ। इसके साथ ऑप्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? Why did industrial production in India increase during the First World War? ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, कई बार आया है प्रीवियस ईयर में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो देखो क्यों था, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, तो इंडिया का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो क्यों बढ़ा?
भारत में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित कारणों से औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। ब्रिटिश उद्योग युद्ध आवश्यकताओं के उत्पादन और आपूर्ति में व्यस्त हो गए। जो ब्रिटेन के सोल्जर्स थे वो भी उसमें पार्ट ले रहे थे वर्ल्ड वॉर में, तो वहाँ की जो फैक्ट्री थी वो युद्ध में जो सोल्जर थे उनके लिए सामान बनाने में बिजी हो गए। इसलिए उन्होंने अपने वैश्विक बाजारों के लिए ब्रिटिश वस्तुओं या कपड़ों का निर्यात बंद कर दिया, उदाहरण के लिए भारत में। तो फिर जो ब्रिटेन से भारत में कोई सामान नहीं आ रहा था, कम सामान आ रहा था, तो इसलिए तो भारत के लोग कहाँ से खरीदेंगे, फिर भारत में बना हुआ सामान खरीदा जाएगा हर जगह। ये भारतीय उद्योगों के लिए अपने उत्पादों से खाली भारतीय बाजारों को भरने का एक अच्छा अवसर था, इसलिए भारतीय औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई। अब भारत के अंदर जो फैक्ट्रियाँ थी, बाहर से तो माल आ नहीं रहा था, तो उनके अंदर ज़्यादा माल बनने लगा। इसके अलावा ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने भारतीय कारखानों को युद्ध की ज़रूरतों जैसे जूट के बैग, कपड़े या सेना की वर्दी, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े और खच्चर की काठी, ये सब बनाने के लिए कहा गया। तो भारत की फैक्ट्री में वो चीज़ें बन रही थी, तो प्रोडक्शन बढ़ेगा उससे। विभिन्न प्रकार के उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण नए कारखाने स्थापित किए गए और पुरानों ने अपना उत्पादन बढ़ाया। जब इतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ने लगी सामान बनाने की, तो नई नई फैक्ट्री बनी और जो पुरानी थी उनको भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा। कई नए कर्मचारियों को नियुक्त किया गया और सभी को अधिक घंटे काम करने के लिए मजबूर किया गया, तो इससे लोगों को नई जॉब भी मिली। तो ओवरऑल जो उत्पादन था वो बढ़ा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया का। इंग्लिश में देखते हैं इसको। इंडिया विटनेस्ड इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ड्यू टू फॉलोइंग रीजन्स। क्या क्या रीजन्स थे वो? ब्रिटिश इंडस्ट्रीज बिकेम बिजी इन प्रोड्यूसिंग एंड सप्लाइंग वॉर नीड्स। वॉर में जिन चीज़ों की नीड थी, तो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज उनको प्रोड्यूस करने में बिजी हो गई। Hence, they stopped exporting British goods or clothes for colonial markets. फॉर इंस्टेंस इन इंडिया, तो इंडिया या और भी जहाँ जहाँ पे उन्होंने लोगों को गुलाम बनाया हुआ था, वहाँ पे उन्होंने एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि वो वॉर के लिए सामान बनाने में बिजी थे। It was a good opportunity for Indian industries to fill in empty Indian markets with their products. Therefore, industrial production in India increased. तो जो इंडियन प्रोड्यूसर्स थे उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि तुम अपना माल तैयार करो और जो फिर इंडिया के लोग हैं उन्हीं से खरीदेंगे, तो इसलिए प्रोडक्शन बढ़ा। Also, the British colonial government asked Indian factories to supply the war needs like jute bags, clothes or army uniforms, tent and leather boots, horse and mule saddle, etc. तो ये सब चीज़ें बनाने के लिए बोला गया इंडियन फैक्ट्रीज को, तो उससे भी प्रोडक्शन बढ़ेगा। The increased demands of variety of products led to the setting up of new factories and old one increased their production. जब डिमांड बढ़ी तो कुछ नई फैक्ट्री सेटअप हुई और जो पुराने वाली थी उन्होंने अपना प्रोडक्शन बढ़ा दिया। Many new workers were employed and everyone was made to work longer hours. बहुत सारे नए वर्कर्स को हायर किया गया और जो पहले से हर किसी को फोर्स किया गया कि वो ज़्यादा लंबे टाइम तक काम करें, तो उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी मिला। तो ये सारे रीज़न थे कि इंडिया का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे वो क्यों बढ़ा। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसके प्रभावों पर चर्चा कीजिए। What do you mean by print revolution? Discuss its impacts. तो क्या है मुद्रण क्रांति? देखो, हाथ की छपाई से यांत्रिक छपाई की ओर परिवर्तन को मुद्रण क्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी बहुत पहले स्टार्टिंग में हाथ से लिखा जाता था, तब तक प्रिंटिंग मशीन नहीं आई थी। तो जब प्रिंटिंग मशीन आई तो मशीन से छपाई होने लगी, तो वो जब मशीन से छपाई होने लगी बहुत सारी बुक्स छपने लगी, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर छपाई होने लगी, तो ये जो एक नया परिवर्तन आया उसी को कहा गया था मुद्रण क्रांति। तो इस मुद्रण क्रांति के प्रभाव क्या क्या हुए? मुद्रण संस्कृति ने साक्षर आबादी को अधिक जानकारी पाने में मदद की। वे अधिक पुस्तकों तक पहुंचने और पढ़ने में सक्षम थे। जो पढ़े लिखे लोग थे, जब किताबें छपने लगी, मशीन से ज़्यादा किताबें छपने लगी, तो जो पढ़े लिखे लोग थे वो ज़्यादा पुस्तकों तक, किताबों तक पहुंच पाए और उनको पढ़ पाए। किताबें अधिक सस्ती हो गई क्योंकि छपाई से किताबों की कीमत कम हो गई। इससे जनता के सभी वर्गों को नई पुस्तकों तक पहुंच बनाने में सक्षम हुए। जब किताबें सस्ती हुई, क्योंकि जब हाथ से लिखते थे तो उसमें बहुत मेहनत लगती थी, तो किताबें महंगी होंगी। जब छपने लगी, मशीन से छपने लगी किताबें, तो उनकी कीमत कम हुई। जब कीमत कम हुई तो जितने भी जो वर्ग थे समाज के, कमज़ोर तबका भी था, जो फाइनेंशियली वीक लोग थे, वो भी बुक्स तक अपनी रीच बना पाए, मतलब वो भी अच्छी किताबें हासिल कर पाए पढ़ने के लिए। मुद्रण क्रांति ने कई सामाजिक और धार्मिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया। सती प्रथा, पुरोहिताई और मूर्ति पूजा पर कई बहस चली। जो धार्मिक सुधारक थे, धर्म सुधारक थे, वो इस तरह की बातों पे बहस करते थे। तो कैसे करेंगे? वो अपनी किताबें निकालते थे, मैगजीन निकालते थे, इन सब की छपाई होती थी।
मुद्रण क्रांति ने वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को अपने विचारों को फैलाने में मदद की। नई चीज़ों की छपाई होगी तो हाथ से लिखने में बहुत मेहनत लगती है और हर किसी तक नहीं वो पहुंच पाती क्योंकि महंगी होती थी फिर बहुत। तो जो वैज्ञानिक और दार्शनिक थे वो छपाई की जब ये प्रिंटिंग कल्चर आया तो अपनी बात काफ़ी लोगों तक पहुँचा पाए वो इसकी हेल्प से। इस प्रकार मुद्रण क्रांति ने लोगों को चीज़ों को एक नए तरीके से देखने के लिए प्रेरित किया और उनके लिए एक नई दुनिया खोली। तो ये प्रभाव थे मुद्रण क्रांति के। पता चल गया आपको मुद्रण क्रांति क्या है और उसके प्रभाव भी। इंग्लिश में देखो इसको, द शिफ्ट फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग टू मैकेनिकल प्रिंटिंग इज नोन एज द प्रिंट रिवॉल्यूशन। हैंड प्रिंटिंग से मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ जो शिफ्ट हुआ उसी को प्रिंट रिवॉल्यूशन कहते हैं। इम्पैक्ट्स ऑफ प्रिंट रिवॉल्यूशन, क्या क्या इम्पैक्ट्स थे इसके? द प्रिंट कल्चर हेल्प द लिटरेट पॉपुलेशन टू नो मोर इन्फॉर्मेशन। दे वर एबल टू एक्सेस एंड रीड मोर बुक्स। जो लिटरेट पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन गेन कर पाए क्योंकि वो ज़्यादा बुक्स को एक्सेस कर पाते थे प्रिंटिंग कल्चर आने के बाद। बुक्स बिकेम मोर अफोर्डेबल एज प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स। प्रिंटिंग की वजह से बुक्स की कॉस्ट कम हो गई तो बुक्स अफोर्डेबल हो गई। जो और जितने भी सेक्शंस थे सोसाइटी के वो उन सब बुक्स को अफोर्ड कर पाते थे। द प्रिंट रिवॉल्यूशन पेव्ड वे फॉर मैनी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स। इससे बहुत सारे सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म भी हुए। मैनी डिबेट्स वेंट ऑन ओवर विडो इमोलेशन, प्रीस्टहुड एंड अडल्ट्री। इन सब के ऊपर काफ़ी डिबेट चले। द प्रिंटिंग रिवॉल्यूशन हेल्प द साइंटिस्ट्स एंड फिलोसफर्स टू स्प्रेड देयर आइडियाज़। बुक्स की हेल्प से जब प्रिंटिंग कल्चर आ गया तो जो साइंटिस्ट होते थे और फिलोसफर होते थे वो अपने आइडियाज़ को स्प्रेड कर पाते थे ज़्यादा लोगों में। Thus printing revolution made people look at things in a new way and opened a new world for them। तो प्रिंटिंग कल्चर से एक नई ही दुनिया आ गई थी लोगों के लिए। तो ये प्रिंटिंग कल्चर के बारे में था सब कुछ, उसके क्या इम्पैक्ट रहे सोसाइटी पे। नेक्स्ट है 12th क्वेश्चन, श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड क्या है, इसका ग्रामीण विकास में क्या योगदान है? व्हाट इज व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी कि ऑपरेशन फ्लड? व्हाट इज इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन इन रूरल डेवलपमेंट? तो ये देखना है हमें कि क्या है श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड। देखो यहाँ पे पहले हिंदी में, ऑपरेशन फ्लड 1970 के दशक में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य एक राष्ट्रव्यापी दुग्ध ग्रिड बनाना था। इसका परिणाम ये हुआ कि भारत दूध और दुग्ध उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। ऑपरेशन फ्लड को भारत की श्वेत क्रांति कहा जाता है। देखो क्या था, 1970 के दशक में जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड था उसने एक प्रोग्राम शुरू किया क्योंकि भारत में उस टाइम पे दूध की कमी होती थी बहुत। तो एक इन्होंने अभियान चलाया, इनको जो डेयरी को बढ़ावा दिया गया ताकि भारत दूध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके। तो इसी को कहा गया था श्वेत क्रांति। वाइट होता है ना, दूध वाइट है तो इसको वाइट रिवॉल्यूशन या श्वेत क्रांति कहा गया। तो इससे क्या हुआ, ग्रामीण विकास में क्या योगदान था ऑपरेशन फ्लड का? भारत में श्वेत क्रांति ने व्यापारियों द्वारा कदाचार को कम करने में मदद की, यानी जो व्यापारी खराब बिहेवियर करते थे वो कम हुआ इससे। इसने गरीबी उन्मूलन में भी मदद की, गरीबी कम हुई इससे, और भारत को दूध और दूध उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक बना दिया। पहले भारत दूध के लिए अपनी ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता था और इसके ऑपरेशन फ्लड यानी कि श्वेत क्रांति आने के बाद से भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बना। ऑपरेशन फ्लड ने डेयरी किसानों को उनके द्वारा सर्जित संसाधनों पर नियंत्रण का अधिकार दिया। इससे उन्हें अपने स्वयं के विकास को निर्देशित करने में मदद मिली। इससे क्या हुआ, जो डेयरी किसान थे उनका जो काम था, उनका जो संसाधन था, उत्पादन था, उस पर उन्हीं का अधिकार हुआ। ग्रामीण रोजगार और किसानों की आय में वृद्धि। तो जब क्या हुआ कि जब दूध उत्पादन बढ़ रहा था तो लोग ज़्यादा पशुपालन करने लगे। पशुपालन में वृद्धि से भूमिहीन और सीमांत किसानों और ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिला। गवर्नमेंट ने इन सब चीज़ों पे सब्सिडी देनी शुरू की। तो जो भूमिहीन यानी बिना ज़मीन वाले लोग थे और सीमांत किसान जिनके पास बहुत कम ज़मीन थी और गांव की महिलाएं थी, उन सबको रोज़गार मिला, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय में वृद्धि हुई, उनकी आय भी बढ़ी। तो इस तरीके से इसका ग्रामीण गाँव के विकास में योगदान रहा ऑपरेशन फ्लड का। अब इसको इंग्लिश में देखेंगे। ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड वॉज स्टार्टेड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB in 1970s. The objective of this program was to create a nationwide milk grid. The result was that India became the largest producer of milk and milk products. Operation Flood is called the White Revolution of India. 1970s में NDDB ने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था जिसको कहा गया ऑपरेशन फ्लड। इनका ये था कि इंडिया में उससे पहले दूध की बहुत कमी थी, मिल्क की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी थी, तो उसको कम करने के लिए और इंडिया को दूध के मामले में आत्मनिर्भर सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया और इसको वाइट रिवॉल्यूशन कहा गया। तो इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा रूरल डेवलपमेंट में?
द वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया हेल्प इन रिड्यूसिंग मेल प्रैक्टिस बाय ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। जो ट्रेडर्स और मर्चेंट के गलत बिहेवियर था, इससे वो ख़त्म हुआ। इट ऑल्सो हेल्प इन इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड मेड इंडिया द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट। ऑपरेशन फ्लड की वजह से इंडिया मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट यानी कि जैसे चीज़ वगैरह ये सब होते हैं, बटर, इनका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन गया। ऑपरेशन फ्लड empowered द डेयरी फार्मर्स विद कंट्रोल ऑफ द रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय देम। जो उनके थ्रू क्रिएट किए गए रिसोर्सेज थे, उन पे उन्हीं का कंट्रोल रहा। डेयरी फार्मर्स को गवर्नमेंट ने काफ़ी इंसेंटिवाइज किया। इट हेल्प देम इन डायरेक्टिंग देयर ओन डेवलपमेंट। इंक्रीज इन रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम ऑफ फार्मर्स। इन पे क्या फ़र्क पड़ा? इंक्रीज इन एनिमल हस्बेंड्री हैज़ इनेबल्ड द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द लैंडलेस एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड रूरल वुमेन। जब एनिमल हस्बेंड्री को बढ़ावा दिया गया, जो लैंडलेस और मार्जिनल फार्मर्स थे और रूरल वुमेन थी, उन सबको एम्प्लॉयमेंट मिला। इट हैज़ ऑल्सो इंक्रीज द इनकम ऑफ रूरल हाउस होल्ड। तो जो रूरल हाउस होल्ड से उनकी इनकम बढ़ी, जब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उससे इनकम बढ़ेगी, तो उससे उनकी क्या होगा, उनकी जो कंडीशन है वो बेटर होगी, उनका लाइफ स्टाइल बेटर होगा, तो इस तरीके से उनका डेवलपमेंट होगा। तो ये रोल था ऑपरेशन फ्लड का उनके डेवलपमेंट में। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो आप अच्छे से, अगर आपको समझ आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।